बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिलायबल डाटा प्रोटोकॉल के आखिरी जो 2-3 वर्जन्स हैं उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे और हम ये कोशिश कर रहे हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, मतलब ये जो हमने जब से रिलायबल डाटा ट्रांसफर को स्टार्ट किया है कि हम लोग यूडीपी के ऊपर एक रिलायबिलिटी लेयर क्रिएट करने की कोशिश करें। टीसीपी और यूडीपी का बुनियादी फर्क आपको ज़हन में रखना चाहिए कि टीसीपी में डाटा तब तक सेंड ही नहीं होता जब तक सेंडर और रिसीवर के दरमियान हैंडशेकिंग नहीं हो जाती। जब तक वो दोनों आपस में एक कनेक्शन क्रिएट नहीं कर लेते तब तक डाटा ट्रांसफर स्टार्ट ही नहीं होता। जबकि यूडीपी के अंदर आप बगैर कनेक्शन एस्टेब्लिश किए अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर को भी रिलायबिलिटी के साथ कैसे डिलीवर कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि हमने एक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट जो है वो जनरेट करवाया जो हमारा रिसीवर अपने सेंडर को एक्सप्लिसिटली सेंड कर देता है। लेकिन हमने इस प्रोटोकॉल के अंदर जो RDT 2.0 था, हमने उसमें ये देखा एक फैटल एरर ये है कि अगर ये एक्नॉलेजमेंट का पैकेट करप्ट हो जाता है तो फिर पता तो नहीं चलेगा बिल्कुल भी सेंडर को कि क्या उसका पैकेट पहुंचा तो सही पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो हम कोशिश करते हैं हम उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं। सो 2.1 जो इसका नेक्स्ट वर्जन है उसके अंदर हम लोगों ने जिस तरीके से सेंडर की तरफ से डाटा को सेंड करवाते हुए हमने कोई एक्नॉलेजमेंट का पैकेट नहीं लिया, लेकिन रिसीवर एक पैकेट सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट का रिसीवर सेंडर को। अब सेंडर क्या करेगा, अगर उसे ये रिसीवर का पैकेट नहीं मिलता एक्नॉलेजमेंट का तो वो उससे दोबारा एक्नॉलेजमेंट मांग सकता है या वो पैकेट को भी रीसेंड कर सकता है। आप इस प्रोटोकॉल को जिस लेवल तक नेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। देखें, एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंड किया रिसीवर ने, वो पैकेट करप्ट हो गया या वो पैकेट टाइम आउट हो गया, वो सेंडर के पास आया ही नहीं। अब अगर वो पैकेट करप्ट हुआ है, उसे समझ ही नहीं आई सेंडर को कि इसने ओके किया है, रिसीविंग दी है या ये कहा है कि पैकेट के अंदर कोई करप्शन है, तो वो उससे दोबारा पूछ सकता है कि जी आपने क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई, जैसे हम ह्यूमन एनालॉजी में बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ फिर एक इशू है कि अगर ये क्यूरी का पैकेट जो सेंडर भेज रहा है रिसीवर को कि जनाब आपने जो मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजी है वो क्या भेजी है, अगर वो करप्ट हो गया तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। हम इसको कोशिश करेंगे मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करते हुए मिटिगेट करने की, ताकि हम अनरिलायबल लेयर्स के ऊपर रिलायबिलिटी को क्रिएट कर सकें। तो अगर आप 2.1 को देखें तो इसके अंदर हमने सेंडर की तरफ से भी ये पैकेट्स, रिसीविंग के पैकेट्स जो हैं, एक्नॉलेजमेंट की रिसीविंग के पैकेट्स, वो क्रिएट करने की ऑप्शन रख दी। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि जब इसका ये पैकेट जनरेट होता है तो इसके अंदर यहाँ पर एक और बिट है जो कि 0 या इसे 1 भी किया जा सकता है। अब होता क्या है इस प्रोटोकॉल के अंदर कि जब हम पैकेट बनाकर उसे सेंड करते हैं तो ये एक्चुअली पैकेट का सीक्वेंस नंबर है और ये सीक्वेंस नंबर अल्टरनेटिव होता है। मतलब एक पैकेट का सीक्वेंस नंबर 0 होगा तो दूसरे पैकेट का सीक्वेंस नंबर 1 होगा, फिर तीसरे पैकेट का जो है वो नंबर जो है वो 0 होगा और चौथे का जो है वो 1 होगा। अब इसमें इशू कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे कि जब ये पैकेट सेंड किया जाएगा रिसीवर को तो रिसीवर जो एक्नॉलेजमेंट वापस भेजेगा वो इस 0 के साथ भेजेगा। तो अगर हमारे रिसीवर को ये पैकेट 0 रिसीव हो जाता है तो वो जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उसके अंदर भी वो लिखेगा कि मुझे पैकेट 0 मिल गया। अब अगर तो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उसे रिस्पॉन्स आ जाएगा तो नेक्स्ट जो पैकेट बनाकर सेंड किया जाएगा उसका यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 कर दिया जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस नंबर से ये पता चलता रहेगा रिसीवर को और सेंडर दोनों को कि कौन सा पैकेट आ रहा है और एक्नॉलेजमेंट किस पैकेट की जो है वो सेंड की जा रही है। और ऑब्वियसली इसका एरर चेक करने के लिए इसके साथ चेकसम जो है वो इंक्लूडेड होगा। हम आगे चल के देखेंगे कि हम इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट से भी जान छुड़ा लेते हैं। सो रिसीवर जो ग्रैबल्ड एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं, मतलब ऐसी एक्नॉलेजमेंट जिसका उसे समझ नहीं आता, वो उसके लिए दोबारा से क्यूरी भेज सकता है। और समटाइम हम ये भी करते हैं कि हम पैकेट ही दोबारा सेंड कर देते हैं अगर हमें ग्रैबल्ड एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो। तब अगर रिसीवर साइड के ऊपर वो पैकेट सही रिसीव हो चुका था
जिसे रीट्रांसमिट कर दिया गया तो वो उसके सीक्वेंस नंबर से उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये तो वही पैकेट है जो पहले आया था। अब इसके बाद तो मुझे पैकेट नंबर 1 आना चाहिए था, लेकिन मुझे दोबारा 0 सेंड कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये डुप्लीकेट हो गया। इसी तरह हम डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी को थोड़ा और आगे भी लेके चलते हैं, फिलहाल सिर्फ इसको मजीद डिटेल में देख लें कि सेंडर एक सीक्वेंस नंबर ऐड कर देता है और दो ही सीक्वेंस नंबर यूज हो रहे हैं, या 0 या 1। फिलहाल हमें इतना ही काफी है। आगे चल के हम देखेंगे जब हम लोग विंडोज यूज करते हैं जिसमें सिलेक्टिव रिपीट होता है तो वो फिर किस तरीके से किया जाता है। तो एक्चुअली ये दो डिफरेंट स्टेट्स हैं जिन्हें सेंडर रिमेंबर करता है और इन्हीं दो स्टेट्स को रिसीवर भी रिमेंबर कर रहा होता है। जब एक पैकेट सेंड हो जाता है उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, फिर दूसरा पैकेट सेंड किया जाता है उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। तो एक्नॉलेजमेंट्स जो है वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और जो पैकेट सेंड किए जा रहे होते हैं वो भी हमारे एक्नॉलेज हो जाते हैं। जो RDT 2.2 है इसके अंदर हम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंड ही नहीं करते। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखें, एक पैकेट 0 सीक्वेंस नंबर के साथ सेंड किया गया, अब ये रिसीव हो गया। जब ये रिसीव हुआ तो उसकी एक्नॉलेजमेंट 0 के साथ वापस भेज दी गई। तो जो सेंडर है उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट पैकेट यानी 1 सीक्वेंस के साथ जो था वो सेंड कर दिया। अब जब ये 1 सीक्वेंस के साथ पैकेट जो है ये रिसीवर के पास पहुंचा तो रिसीवर के पास इसमें कोई एरर आ गया, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम आ गया, तो अब उसने करना ये है कि बजाय इसके कि इस पैकेट नंबर 1 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजे, उसने क्या करना है, उसने पैकेट नंबर 0 जो करेक्ट रिसीव हुआ था उसकी दोबारा से पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देंगे। अब सेंडर साइड पर क्या हो रहा है कि पहले उसे 0 पैकेट की एक्नॉलेजमेंट 0 मिली, उसके बाद क्या हुआ, उसे 1 नंबर पैकेट की भी एक्नॉलेजमेंट 0 मिली। उसे पता चल गया कि मेरा ये 1 पैकेट जो था ये रिसीव ही नहीं हुआ, ये तो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ गई है। इट मींस जो पैकेट मैंने सेंड किया है इससे प्रीवियस पैकेट जो है वो करेक्ट सेंड हुआ है, उसके बाद वाला करेक्ट सेंड नहीं हुआ। तो फिर दोबारा ये जो पैकेट है इसको सेंड कर दिया जाएगा। तो ये हम चूंकि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट और एक्नॉलेजमेंट के लिए हमें सेम जो थी वो कोड का जो एक 0110 की पूरी स्ट्रिंग होती है वो यूज करना पड़ती थी, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स थी, तो हम एक ही स्ट्रिंग के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है RDT 3.0। इसके अंदर हम एक नई एजम्पशन करते हैं कि जो चैनल हम यूज कर रहे हैं उसमें डेटा लॉस भी हो सकता है, उसमें एक्नॉलेजमेंट जो है वो भी लॉस हो सकती है, खत्म हो, मतलब हमारे पास प्रॉपरली रिसीव नहीं होती। तो हम इसमें जो रीट्रांसमिशन है, जो पैकेट्स को दोबारा सेंड करना है, सिर्फ उतना ही कर देना काफी नहीं होगा, बल्कि हमें मुख्तलिफ पैकेट्स की प्रॉपर तरतीब, उसकी अरेंजमेंट और उसके सीक्वेंस नंबर्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होता है जी कि जो सेंडर है वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। अगर उसे उतनी देर में एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो क्या करेगा, वो दोबारा से पैकेट सेंड कर देगा। अब हो सकता है कि रिसीविंग साइड के ऊपर जो पैकेट हमारे पास आ रहे हैं वो प्रॉपर रिसीव हो रहे हैं, लेकिन जब हम उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट्स प्रॉपर रिसीव नहीं हो रही। तो अगर एक्नॉलेजमेंट्स प्रॉपर रिसीव नहीं हो रही तो जो सेंडर है वो दोबारा से उन पैकेट्स को रिट्रांसमिट करता रहेगा जब तक इन पैकेट्स की हमारे पास प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पैकेट नंबर 0 सेंड किया, वो 0 रिसीव हुआ, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। पैकेट नंबर 1 सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। फिर पैकेट नंबर नेक्स्ट पैकेट 0 के साथ सेंड कर दिया। ये अगर लॉस नहीं है तो, अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी कि फर्स्ट करें हमने पैकेट नंबर 0 सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, उसके बाद हमने पैकेट नंबर 1 सेंड किया तो पैकेट वैसे ही लॉस्ट हो गया। अगर वो लॉस्ट हुआ तो रिसीवर ने उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर भेजी नहीं। जब नहीं भेजी तो इसने बजाय इसके कि उसकी एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट या किसी भी तरह की इंटीमेशन का वेट करे, इसने उस टाइम के बाद वो पैकेट को दोबारा सेंड कर देना। जब वो पैकेट दोबारा सेंड हुआ, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड की, वेट किया गया, जब इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई तो नेक्स्ट पैकेट को सेंड कर दिया गया। तो अगर लॉस नहीं है फिर तो सिंपल है। अगर पैकेट लॉस है, अब यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का लॉस नहीं है, पैकेट का लॉस हो रहा है, तो पैकेट के लॉस को हमने टाइम आउट के साथ कवर कर लिया। अब इससे आगे चलते हैं, हम पैकेट की सेंडिंग और रिसीविंग के साथ एक्नॉलेजमेंट की भी सेंडिंग और रिसीविंग का एक टाइम आउट सेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं, इसमें एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो रही,
पैकेट नंबर 0 सेंड किया गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई। पैकेट नंबर 1 सेंड किया, प्रॉपर सेंड हुआ, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आई, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं लॉस कर गई। जब तक एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर सेंडर को इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, उसने इस पैकेट को दोबारा सेंड कर दिया। जब ये पैकेट दोबारा सेंड हुआ, तो चूंकि इसका सीक्वेंस नंबर वही था जो प्रीवियस पैकेट का था, तो रिसीविंग साइड पर डुप्लीकेशन डिटेक्ट हो गई। जब डुप्लीकेशन डिटेक्ट हुई, तो रिसीवर को ये पता चला कि मेरी एक्नॉलेजमेंट का कोई इश्यू है जो इस तक नहीं पहुंची, तो इसने इसी पैकेट की एक्नॉलेजमेंट दोबारा सेंड की, पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया, और सेंडर को जब ये एक्नॉलेजमेंट मिल गई, तो उसने फिर नेक्स्ट पैकेट को सेंड कर दिया। ये है जी, अगर एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं एक्नॉलेजमेंट लॉस आ जाता है। अब अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस नहीं आ रहा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट डिले आ रहा है, कि एक स्टिपुलेटेड टाइम में एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, उसके बाद आ जाती है, तो इस सिचुएशन को भी हम देख लेते हैं कि अगर सॉरी, सेंडर एक पैकेट सेंड करता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, नेक्स्ट पैकेट सेंड किया जाता है, लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट उस टाइम आउट के बाद जाके इसको रिसीव होती है। तो जैसे ही इसका स्टिपुलेटेड टाइम पूरा होगा, इसने नेक्स्ट पैकेट को अपने उसी पैकेट को जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, पैकेट 1 को, वो दोबारा सेंड कर देना। अब यहाँ पर जब डुप्लीकेशन डिटेक्ट हुई, तो इसने इस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देनी। अब इतनी देर में यहाँ से जो हमारे पास पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट थी, जब वो रिसीव हो गई इस टाइम आउट के बाद, इसको उसकी इंटीमेशन मिल गई। अब चाहे वो पैकेट 1 ये वाला हो, चाहे वो पैकेट 1 ये वाला हो, इसकी एक्नॉलेजमेंट जब इसके पास आ गई, तो इसने उसका नेक्स्ट पैकेट जो है वो सेंड कर देना। अब जब नेक्स्ट पैकेट सेंड होगा, तो ये पैकेट जो 0 है, इसकी एक्नॉलेजमेंट भी इसको सेंड की जाएगी। जब ये डिटेक्ट हो गया, दूसरी एक्नॉलेजमेंट जो सेंड की थी वो इसके पास आ गई, तो इसने उसी पैकेट 0 को दोबारा भेज दिया, इसकी डुप्लीकेशन फिर से यहाँ पर हो जाएगी। ये डुप्लीकेटेड पैकेट्स जितने भी होते हैं, सारे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, और इसी एक्नॉलेजमेंट की डुप्लीकेशन के ऊपर भी सेंडर को भी पता चल रहा होता है कि मुझे कुछ पैकेट्स की जो एक्नॉलेजमेंट है वो डिलेड आ रही है, और कुछ की जो एक्नॉलेजमेंट है वो टाइमली आ रही है। बाज दफा इन्हीं पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए टाइम आउट का जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज कर दिया जाता है। तो 3.1 आपका जो है वो इस तरीके से काम करता है, सॉरी 3.0। ओके जी, ये करेक्ट तो है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स हो जाती है ज्यादा जब हमारे पास डिले आ रहा होता है। ये फॉर्मूला इसके लिए कैलकुलेट किया गया कि इसके अंदर कितनी बैंडविड्थ जो है वो हमारी कंप्रोमाइज्ड हो रही है। यहाँ पर वो जो राउंड ट्रिप टाइम होता है पूरे पैकेट के सेंडिंग से लेके उसकी एक्नॉलेजमेंट के आने का, उसकी बेस पर ये कैलकुलेट करके बताया गया कि यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सफर कर रही है। और ये क्यों सफर कर रही है? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट्स भी डुप्लीकेटेड आ रही हैं और पैकेट्स भी डुप्लीकेटेड सेंड किए जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। हम इसके अंदर स्टॉप एंड वेट का ऑपरेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती दूसरे पैकेट की, डिलेड होकर भी, तब तक हम नेक्स्ट पैकेट को सेंड ही ना करें। अगर हम ये मेथड यूज करें तो अपनी जो बैंडविड्थ है उसे थोड़ा सा बचा भी सकते हैं, क्योंकि जब आप पैकेट्स को सेंड कर रहे होते हैं तो आपके बिट्स की शक्ल में डाटा बकेट कैलकुलेट हो रही होती है। जो पाइपलाइन प्रोटोकॉल्स हैं, ये भी उसका एक नेक्स्ट वर्जन है पाइपलाइन के अंदर, कि जिसमें एक से ज्यादा पैकेट्स को एक ही वक्त में सेंड कर दिया जाता है, और इसी तरह एक्नॉलेजमेंट भी एक से ज्यादा पैकेट्स की एक ही वक्त में ली जा सकती है। इसके अंदर हम लोग गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट दो तरह के प्रोटोकॉल्स पाइपलाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फर्स्ट करें आप 10 पैकेट्स एक साथ सेंड कर देते हैं, 3 पैकेट सेंड कर देते हैं, तो जिस पैकेट तक एक्नॉलेजमेंट आपको आ गई है और वहां से लेके एंड तक, फर्ज करें कि आपने 10 पैकेट्स भेजे, आपको 7 तक की जो है वो आ चुकी है, एक्नॉलेजमेंट आ गई है, 8 9 10 की नहीं आई, या 8 की एक्नॉलेजमेंट आपके पास नहीं आई, तो आप 8 से लेके फिर आगे 10 पैकेट्स का एक पूरे का पूरा ग्रुप बना के उनको सेंड कर देंगे। तो अगली दफा जो पैकेट्स जाएंगे वो 8 से लेकर 18 17 तक होंगे 10 पैकेट्स, और देखा जाएगा उनमें से कितने की एक्नॉलेजमेंट आ रही। सो जहां से एक्नॉलेजमेंट ब्रेक होगा, वहां से अगले सारे पैकेट्स दोबारा से सेंड कर दिए जाएंगे। इसका फायदा ये हो जाता है कि आप एक ही वक्त में मल्टीपल पैकेट्स को सेंड कर रहे होते हैं। अब जब आप एक पैकेट सेंड करते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, फिर अगला पैकेट सेंड करते हैं, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। तो पाइपलाइनिंग के अंदर हम बैंडविड्थ की जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा कर सकते हैं। तो गो बैक एंड अप टू एन unacknowledged packets in the pipeline, receiver only send cumulative acknowledgement। वो बता देता है
कि मुझे मेरे पास 8 नंबर तक की एक्नॉलेजमेंट आ गई, मेरे पास 15 तक की एक्नॉलेजमेंट आ गई। तो गो बैक एन में हमारे पास हम पूरे पैकेट्स सेंड कर देते हैं जितना हमने फ्रेम बनाया होता है, और मतलब ये नहीं है कि सारे पैकेट एक ही साथ सेंड होंगे, मतलब ये कि वन बाय वन ये पैकेट्स 10 पैकेट सेंड करने हैं तो वन बाय वन 10 पैकेट सेंड हो जाएंगे विदाउट द वेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तब देखा जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट कहां तक आई। सिलेक्टिव रिपीट के अंदर बाकायदा जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई होती सिर्फ वही पैकेट रिसेंड किया जाता है। तो अगर आपने 10-10 का फ्रेम रखा हुआ है तो 10 में से अगर 8 की नहीं आई एक्नॉलेजमेंट तो अगले फ्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 और उसके बाद बाकी सारे के सारे पैकेट सेंड किए जाएंगे। तो ये मजीद पाइपलाइनिंग के अंदर बैंडविड्थ को यूटिलाइज करने के लिए, एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको ये चीजें बताई गई कि हम विंडोज का साइज जो है यहाँ पर विंडोज का साइज जो है वो 13 रखा हुआ है। हम जितने पैकेट सेंड करने हमने वो सारे के सारे सेंड कर दिए। जहां तक हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गई हम उससे अगले पैकेट को उठा के अगली विंडो के अंदर रख देंगे। ये जो विंडो का साइज हम सिलेक्ट करते हैं ये यही प्रोटोकॉल आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ तक पैकेट्स एक्नॉलेज हो चुके हैं, यहाँ से अभी तक जो है वो सेंड नहीं किए या सेंड कर दिए, इनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, और ये अभी हमारे पास खाली फ्रेम्स मौजूद है और ये वो पैकेट्स हैं जो भी इस्तेमाल नहीं किए गए। तो जिनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई उनको शामिल करके अगले पैकेट भी उस पर शामिल करके विंडो को फुल कर लिया जाता है। और इस तरीके से हम लोग बजाय इसके कि एक एक पैकेट की एक्नॉलेजमेंट का वेट करें, हम ग्रुप ऑफ पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट का वेट करते हैं। अगर गो बैक एन है तो फिर हम जो हमारे पास जहां तक सेंड हो चुके हैं जिनकी एक्नॉलेजमेंट आ गई हम उससे अगले पैकेट्स और ये वाले पैकेट जिनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई उनके साथ मिल के पूरी विंडो के साथ उसे सेंड कर दें। इसी तरह हम लोग जो है वो सिलेक्टिव रिपीट और इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इसी रिलायबिलिटी को मजीद एफिशिएंट करने के लिए। तो ये जितना कुछ हमने अभी तक स्टडी किया ये सारे का सारा यूडीपी के ऊपर था, अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ऊपर, कि जिसमें हम लोग हैंड शेकिंग नहीं करते बल्कि हम पैकेट सेंड करते चले जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट की बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि इन पैकेट को दोबारा सेंड करना है या नहीं करना। यहाँ तक आपके मिड टर्म तक के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा टीसीपी के साथ चलेगा कि जो आपका टीसीपी के अंदर हम लोग कैसे पहले हैंड शेकिंग करते हैं, कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद हम लोग जो है वो डाटा का ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग टीसीपी को भी प्रॉपरली स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे टीसीपी के अंदर ये सारा कुछ होता है। क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप लोग इन तमाम लेक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज।